हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो गाइस आप बोलेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गाइस हम देखते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आप इसे गाइस वर्तमान का टॉपिक माने या इतिहास का टॉपिक माने, एक ही है। मतलब कि देखिए क्यों है ये, क्योंकि हम देखते हैं ये भूमंडलीकृत विश्व मतलब होता है गाइस वैश्वीकरण। और देखते हैं हमारा वर्तमान में भारत क्या है, वैश्वीकरण से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो वर्तमान की चीज़ हुई कि नहीं हुई। तो देखिए ये वैश्वीकरण होता क्या है, इसके ये हमारा भारत अभी 1992 में वैश्वीकरण से जुड़ गया है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस ये वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। तो गाइस वैश्वीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके तहत गाइस जितने भी इससे देश जुड़े हुए हैं इस वैश्वीकरण से गाइस वो उन सभी देशों में हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पे अपने विचार ले जा सकते हैं, वहाँ हम अपनी कोई भी चीज़ को बेच सकते हैं और वहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ये होता है गाइस वैश्वीकरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस ये है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस आप जानते हैं गाइस कि मतलब ये गाइस चाहे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या गाइस आप आम नागरिक हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं गाइस ये 10th क्लास तक का नॉलेज है और वैश्वीकरण जैसी वर्तमान घटनाएं तो सभी के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ठीक है ना। या फिर गाइस आप कंपटीशन एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि गाइस ये वाला जो हमने टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस है और एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो गाइस ये उन लोगों के लिए भी सफिशेंट रहेगा। सो गाइस चलते हैं आज की वीडियो की ओर, पढ़ते हैं वैश्वीकरण। तो देखिए वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर के माल, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों की मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो गाइस ये गाइस जो वैश्वीकरण है जो हम क्या अभी से शुरू हुआ है, क्या 1992 से शुरू हुआ है कि पहले से भी था? तो गाइस ये आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू था। इसके इतिहास के किस प्रकार बना भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस कैसे है गाइस, कब बना, कैसे बना, इसके बारे में हम कुछ टॉपिकों को गाइस इस टॉपिक को डिवाइड करके और गाइस इनके और छोटे छोटे टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए हम इसको 4 टॉपिक में डिवाइड किया है हमने। आधुनिक युग से पहले पढ़ेंगे कि जो अभी के युग से पहले वैश्वीकरण की क्या स्थितियाँ थीं, क्या वैश्वीकरण था या नहीं था, क्या एक देश से दूसरे देश में लोग जाते थे व्यापार करने कि नहीं जाते थे, है ना, क्या एक देश से। इसके बाद देखिए 1919वीं सदी में के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थितियां तब कैसी थीं। मतलब कि जब उपनिवेशवाद का टाइम चल रहा था 1815 से 1914 तक की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन औपनिवेशिकवाद का टाइम रहता है गाइस, इसमें क्या थी, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए महायुद्धों के टाइम की बात करेंगे हम। जो महायुद्ध हुए गाइस, वैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, विभिन्न युद्ध हुए, तो क्या इससे इस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। तो हम देखते हैं वैश्व युद्ध होंगे तो सारी एक तकनीकी एक देश बनाता है तो दूसरे देश बनाने लगते हैं, होता है कि नहीं होता है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे अब विश्व अर्थव्यवस्था के विचार और पुनर्निर्माण का युद्धोत्तर काल, मतलब युद्ध के उत्तर काल में विश्व की पुनः अर्थव्यवस्था का क्या हाल रहा, वैश्वीकरण का। इन 4 टॉपिकों में गाइस हम अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस चलते हैं, अभी देखते हैं गाइस आधुनिक युग से पहले क्या, पहले गाइस वैश्वीकरण कैसे होता था। पहले तो गाइस रेलगाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, आप ही बताइए, कोई गाइस एरोप्लेन तो चलता नहीं था। तो आप ही सोचिए कि कैसे एक देश से दूसरे देश लोग चले जाते थे। क्या गाइस इतना आसान था एक दूसरे से दूसरे देश से व्यापार कर पाना उस टाइम? तो गाइस इतना आसान तो नहीं था, पर हाँ लोग करते थे, जाते थे, आते थे। आसपास के लोग जहाँ जौन सा देश रहा, पहले तो इन देशों की गाइस खोज ही नहीं हुई थी, सही बात तो ये है। लेकिन गाइस आधुनिक युग से पहले की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम पहले की नहीं, जब गाइस अकबर वगैरह थे और इसके और पहले गाइस
मतलब 1400-1500 पहले की बात है गाइस, इसके पहले की। तो आधुनिक युग से पहले हम देखते हैं गाइस से एक सिल्क रूट के बारे में हमें पता चलता है। अब गाइस अब बोलेंगे सिल्क रूट क्या है, तो देखिए बताते हैं कि सिल्क रूट गाइस एक व्यापारिक मार्ग है। देखिए सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क रूट एक रेशम का मार्ग है जो कि कई सारे जो जमीन और समुद्र दो के रास्ते से एशिया के विशाल क्षेत्रों से आपस में जोड़ने का काम करता है और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता है। रेशम सिल्क रूट क्या है गाइस, ये एक रास्ता है रेशम का, एक रेशम जहाँ से गाइस ये लोग उत्पादन होता था और उसको बेचते थे, ठीक है ना। तो रेशम मार्ग है जो कि गाइस जमीन से जाता है और समुद्र दोनों तरफ से जाता है और ये गाइस एशिया और यूरोप को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में रेशम मार्ग जान लिया आपने। तो इस टाइम गाइस इसी से एक दूसरे से वैश्वीकरण था, सभी लोग इसी रास्ते से क्या करते थे, आधुनिक युग से पहले जुड़े हुए थे इसी के कारण, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैप में देख लेते हैं। तो देखिए गाइस ये था हमारा रेशम रूट। क्या था गाइस, ये रेशम रूट था, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा चाइना जो कि हमारे उत्तर पूर्व में है। इसके बाद देखिए ये रहा हमारा क्या, इंडिया, जिसको साउथ एशिया भी कहते हैं। तो देखिए और ये यहाँ से क्या था, ये जाता है गाइस यहाँ, देखिए एशिया में, ये रहा सेंट्रल एशिया। इसके बाद रसिया से लेकर के देखिए यूरोप, ये सब क्या थे, रेशम रूट के सहारे जुड़े हुए थे। जैसे कि हमारे एक समय की बात है गाइस कि जो समुद्रगुप्त था या फिर चंद्रगुप्त था, तो कौन थे गाइस, उन्होंने रेशम रूट पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यहाँ से आने जाने वाले लोगों से ये लोग क्या लेते थे, कर लिया करते थे, ठीक है ना। एक समय इतनी अच्छी भारत की स्थिति थी कि पूरा विश्व उनके हाथों में चल रहा था एक प्रकार से। इसके बाद देखिए ये रहा क्या, समुद्री मार्ग। यहाँ से गाइस जैसे चाइना जुड़ा था, चाइना से देखिए ये आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये समुद्र है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए चाइना से होता हुआ ये साउथ ईस्ट एशिया, फिर बाद में देखिए ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर से ये गाइस ये जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक यूरोप वगैरह सब गाइस एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो दो मार्ग थे ये, ठीक है ना। रेशम रूट में दो मार्ग थे जो कि एक दूसरे को, एक देश से दूसरे देश को जोड़ते थे। प्राचीन टाइम पे यही एकमात्र साधन था जिससे गाइस वैश्वीकरण संभव हो पाया था। इसके बाद देखिए गाइस, सो गाइस अभी तो हमने क्या देखा है, रास्ता जाना है गाइस कि वैश्वीकरण में किस प्रकार जुड़े थे लोग एक देश दूसरे देश से। लेकिन गाइस इसका प्रभाव क्या रहा, भोजन में क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब क्या भोजन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके कारण गाइस विजय भी संभव हो पाई, क्या कोई सी देश का कब्जा किसी देश में हो गया, तो बिल्कुल गाइस यही कारण है। एक यहाँ पे दिखाई देता है हमको, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए बीमारी, क्या गाइस जब एक देश से दूसरे देश में लोग आएंगे, आवागमन होगा, तो क्या इससे बीमारी बढ़ी, क्या वो अपने साथ बीमारी लाए क्या, या गाइस इस टाइम पे व्यापार कैसा चला, इन 4 पॉइंटों में गाइस हम बात करेंगे। आधुनिक युग से पहले की बात करेंगे, वैश्वीकरण की क्या स्थितियां रहीं। तो ध्यान रखना गाइस इस 4 टॉप, भोजन, विजय, बीमारी, व्यापार, ठीक है ना। हमने टॉपिक को बांटने की कोशिश की है जिससे कि आपको लर्न होता चले, आपको एक स्टोरी वाइज पढ़ा सकें और गाइस पॉइंट वाइज पढ़ा सकें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए गाइस भोजन की यात्रा, इस खेती और आलू, तो देखिए ऐसा माना जाता है। अभी गाइस हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं, फिर विजय, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में। तो देखिए जो आधुनिक युग से पहले है, जो उस टाइम की बात है, ऐसा माना जाता है कि नूडल्स जो था गाइस वो चीन से लेकर के पश्चिम में पहुंचा और इस पे खेती का जन्म हुआ। तो गाइस नूडल्स का जन्म कहाँ से माना जाता है, भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैश्वीकरण के कारण ही एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए थे और उसी के कारण जो चीन में जो नूडल्स का जन्म हुआ उसका गाइस इस प्रकार फैलाव हुआ कि पश्चिम में, वो पूरे पश्चिम में फैल गया। इसके बाद देखिए क्या और कोई चीज़ थी नूडल्स के बाद, तो बिल्कुल गाइस देखिए जो क्रिस्टोफर में गाइस जो कि कब 1914 के समथिंग पर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, ठीक है ना। 1400 ईस्वी 1492
तकरीबन है। तो कोलंबस द्वारा किसकी खोज की गई? अमेरिका की खोज की गई, जहाँ से लोगों को क्या मिला? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुँचे। तो जो देखिए गाइस, जो हमारे भारत में और अभी सभी जगह ज़्यादातर आलू है, जो कि मेन स्रोत माना जाता है हमारे यहाँ किसका? कार्बोहाइड्रेट, और इसी मेन भोजन माना जाता है सब्जी में। तो गाइस इसकी खोज सोचिए, पहले नहीं होता था आलू। ये कोलंबस द्वारा जब अमेरिका की खोज हुई, जब अमेरिका में गाइस आलू पाया गया, तो उसका गाइस वैश्वीकरण के कारण ही एक देश से दूसरे देश में विभिन्न प्रकार की गाइस आवागमन हुआ और विभिन्न जगह ये पहुंची। आलू है, सोयाबीन है, मक्का है, टमाटर है, आलू है, मिर्च है, ठीक है ना। और पहला हमने क्या देखा वैश्वीकरण के कारण भोजन में? पहला हमने देखा नूडल्स के बारे में, ठीक है। नूडल्स की खोज कहाँ से हुई थी? वो हुई थी चीन से। इसके बाद आलू, टमाटर, सोया, मक्का, मिर्च के बारे में देखा, तो वो कहाँ से हुई है? कोलंबस अमेरिका से सब जगह मिली, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही गाइस आप ही सोचिए, जब एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाएंगे आएंगे, तो गाइस कुछ ना कुछ जो व्यापारी होंगे तो वो खाने के लिए कुछ तो ले जाएंगे ना, और जो यहाँ से चीज़ें अच्छी लगेंगी तो वो वहाँ ले जाएंगे और वहाँ की चीज़ें यहाँ लाएंगे, है ना। तो इस प्रकार भोजन का आवागमन हुआ। इसके बाद देखिए विजय और बीमारी। सो गाइस अभी तो हमने क्या पढ़ा? भोजन के बारे में। अब देखते हैं गाइस व्यापार के बारे में। तो देखिए, जो पेरू है और मैक्सिको की खानों में निकलने वाली कीमती धातुओं ने यूरोप और एशिया के बीच गाइस व्यापार की गति प्रदान की। मतलब कि गाइस देखिए, मैक्सिको में आप जानते हैं कि सर्वाधिक क्या पाया जाता है? चांदी पाई जाती है अभी भी। तो वहाँ की खानदानों में और पेरू में गाइस जो चीज़ें पाई जाती हैं, धातुएं पाई गई, तो इससे क्या हुआ? इनसे क्या किया गया? यूरोप और एशिया में क्या हुआ? व्यापार स्थिति बनी, व्यापार का गति प्रदान किया गया। इसके बाद देखिए, व्यापार तो हमने देख लिया, खाना देख लिया। अब देखते हैं गाइस, क्या इसके बाद कोई बीमारी आई इनके साथ में? वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा? क्या बीमारी भी इसके कारण हुई? तो बिल्कुल गाइस, देखिए अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने हथियारों के रूप में चेचक के कीटाणुओं का इस्तेमाल किया। मतलब कि सोचिए गाइस, ये अमेरिका में जो अमेरिका भी गाइस गुलाम रहा है एक समय। 1771 में शायद ये स्वतंत्र हुआ था, है ना, अमेरिका। देखिए गाइस, तो ये जल्दी हो गया। हमारा भारत तो 1945 में, है ना, 1947 में स्वतंत्र हुआ। 1945 में तो ये चल रहा था अपना कार्यक्रम की स्वतंत्र होने के लिए, है ना। तो देखिए, तो ये गाइस जब अमेरिका गुलाम हुआ तो वो कैसे हुआ, तो उसकी स्थिति अपन देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, जो स्पेनिश जो व्यापारी आते जाते थे, वहाँ के अफसर आते जाते थे, तो उनके लिए क्या किया जाता था गाइस? ये उनके साथ में ये बीमारी आई है। कौन सी गाइस? चेचक बीमारी। और उस समय गाइस जब कोई भी बीमारी नहीं होती है किसी भी देश के लिए, तो हमारा शरीर क्या होता है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। और गाइस हम सहने के लिए, हमारा शरीर पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे गाइस इस चेचक बीमारी आई उन अफसरों के साथ। तो गाइस देखिए, जो स्पेनिश लोग थे तो वो तो गाइस इस सहने के काबिल थे और उनके बचाव के उपाय भी थे। जब कोई बीमारी, जैसे हमारे यहाँ बुखार की दवाई तो है गाइस, लेकिन कोरोना वायरस आया है तो अभी कोई दवाई नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? अब इसको ढूंढेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये नई है, ठीक है ना। तो उस टाइम भी गाइस इस प्रकार के चेचक के कीटाणु आ गए, तो वहाँ पे लोग किससे परेशान थे? इस चेचक से परेशान थे। तो ऐसी स्थिति में गाइस बहुत सारी जनता इसकी मारी जा चुकी अमेरिका की। इसके बाद देखिए, इस चेचक ने उनके लिए गाइस स्पेनिशों के लिए क्या किया? हथियार का काम किया। और इनके लिए तो गाइस बचाव था, कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन इनके लिए बिल्कुल, अमेरिका वासियों के लिए बिल्कुल भी नई थी ये चेचक बीमारी, जिसके कारण इससे उनको गुलामी का शिकार भी होना पड़ा, ठीक है ना। तो देखिए, वो उसमें लगे हुए थे और ये अपना काम बना रहे थे स्पेनिश। इसके बाद देखिए, विजय हमने देख ली, व्यापार देख लिया, धातुओं का व्यापार हो रहा था, और हमने क्या? भोजन देख लिया, आलू, टमाटर और सोया, मिर्च और नूडल्स के बारे में। इसके बाद देखते हैं गाइस, तो गाइस 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद तक भारत और चीन दुनिया का गाइस सबसे अमीर देशों में से एक था। मतलब कि गाइस 18वीं शताब्दी में, जो कि गाइस अभी हम देखते हैं हमारे भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हम देखते हैं गाइस कि अभी हमारा भारत क्या विकासशील देशों में आता है।
विकासशील देशों में आता था, जबकि गैस पहले जो 18वीं शताब्दी का टाइम था तो हमारा भारत किस में आता था गैस, हमारा भारत और गैस हमारे बगल का पड़ोसी राज्य चीन किस में आता था गैस, सबसे अमीर देशों में गिना जाता था 18वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गैस गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। यूरोप में किसका गैस, गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य था 19वीं शताब्दी तक। इसके बाद क्या हुआ, वर्चस्व हो गया। समय सबका पलटता है और हमारा भी पलट गया। वो खराब टाइम था, धीरे धीरे फिर से अच्छा आएगा। अभी अपन तो वैसे भी उतने अच्छे नहीं है, अपन लेवल पे आत्मनिर्भरता नहीं है, बट धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना। अपने आप पर विश्वास, और वो तो गुलामी के कारण फिर हम और ज़्यादा दब गए थे। जब स्वतंत्रता होती है तो इंसान सब कुछ में स्वतंत्र होता है, तभी हमारा काम अच्छा होता है और हम फिर से गए पुनः विकसित देशों में जल्द ही आएंगे। देखिए 19वीं सदी तक विकसित क्या होते हैं गाइस, विकसित देश मतलब कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी, और विकासशील मतलब कि भी विकासशील मतलब कमज़ोर, ठीक है ना, अभी उतनी ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं होना। इसके बाद देखिए गाइस, अभी हमने क्या देखा, 19वीं आधुनिक युग से पहले का टाइम देखा, वैश्वीकरण में आधुनिक युग से पहले का टाइम देखा। तो हमने पहले में क्या देखा गाइस, ये कहाँ से व्यापार करते थे, कहाँ से जुड़ते थे वैश्वीकरण से लोग, तो हमने देखा इसमें गैस जुड़ते थे रेशम रूट के सहारे। किसके सहारे जुड़ते थे, रेशम रूट के सहारे जुड़ते थे। दूसरा क्या देखा गैस, इसका वैश्विक और क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन आए, क्या हुआ, तो हमने देखा गैस भोजन के बारे में देखा कि इसके वैश्वीकरण के कारण वहाँ पे गैस आलू टमाटर और नूडल्स की खोज हुई, जिससे कि सभी देशों में फैल गया। इसके बाद देखिए हमने विजय देखा, तो स्पेनिशों ने गैस रोगाणु के मतलब कि चेचक नामक बीमारी के सहारे क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली, मतलब कि एक हथियार के रूप में चेचक को काम में लिया, बीमारी चेचक वाली बीमारी देखी। इसके बाद हमने क्या देखा गैस, विजय देखा, मतलब कि स्पेनिश उपनिवेशवाद फैला रहे थे, है ना, उसी टाइम पे, तो उनकी विजय हुई। और क्या देखा गैस, व्यापार देखा, तो व्यापार में हमने क्या देखा, धातु वगैरह का व्यापार पेरू और मैक्सिको में देखा, जो कि यूरोप में गति प्रदान कर रहा था। तो हमने व्यापार बीमारी देख ली, विजय देख ली, और इसके 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस इसके बाद वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा 19वीं सदी के बाद का टाइम। 19वीं सदी का टाइम देखते हैं, 1815 से लेकर 1914 तक गाइस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा, क्या परिवर्तन रहे, क्या और ज़्यादा वैश्वीकरण से और ज़्यादा कितना लाभ हुआ, कौन से परिवर्तन आए, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए वैश्वीकरण के जो ये भाग हम देखेंगे, इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, एक पूर्व का टाइम और एक लास्ट का टाइम, ठीक है ना। तो देखिए वैश्वीकरण में गए 2 भागों में पढ़ेंगे हम इसको, इस वाले टाइम को। तो देखिए ये 19वीं सदी के टाइम के 1815 से 1914 तक की स्थिति में हम देखेंगे गाइस भोजन, क्या इसमें भोजन की और ज़्यादा खोज हुई, क्या इसमें व्यापार बढ़ा, कैसा रहा, क्या इसमें एक नया टॉपिक देखेंगे तकनीक के बारे में। तकनीक मतलब गैस नया आविष्कार हुआ, और गैस एक देश में जब हम वैश्वीकरण से जुड़े होते हैं, कोई एक देश में कोई चीज़ बनती है तो उसका प्रभाव दूसरे देश में होता है, क्योंकि वो वहीं तो बेचने आएगी ना, है ना। तो तकनीकी का भी गाइस प्रभाव देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसका गाइस दूसरा काल, मतलब इसी टाइम का गाइस दूसरा काल 19वीं सदी के आखिरी का टाइम, तो गाइस वो था औपनिवेशवाद का टाइम। इसके पहले गाइस हमने देखा हमारा भारत बहुत और चीन अमीर था, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद का टाइम जो आता है वो हमारे लिए ख़राब होता है। तो देखिए इसमें गाइस हम देखेंगे विजय के बारे में, किस देश ने कितनी विजय की, विजय तो हमने उसमें भी पढ़ा था। बीमारियों के बारे में देखेंगे, एक बीमारी आती है उसके बारे में भी देखेंगे। और इसी टाइम पे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, किस प्रकार श्रमिकों को ले जाते थे, विदेशी और भारतीय उद्यमियों, विदेशों में भारतीय उद्यमी के बारे में देखेंगे। तो इन 4-5 टॉपिक देखेंगे गाइस, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए भोजन के बारे में, भोजन, व्यापार, तकनीकी, इनके टॉपिक में आगे के बारे में पढ़ेंगे। और फिर 19वीं सदी के आखिरी में जब उपनिवेशवाद था तो विजय, बीमारी और अनुबंधित श्रमिकों और विदेशों में व्यापार, इनके बारे में देखते हैं। सो गाइस अब देखते हैं इसमें भोजन के बारे में, मतलब 1815 से लेकर के 1914 तक के काल को देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई भोजन की कैसी स्थिति रही। तो देखिए
18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटेन की आबादी में गई बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। क्या हुई? बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ, वहाँ खाद्यान्न में मांग में वृद्धि हुई। अब गई कुछ नहीं चाहिए तो खाने को तो चाहिए होगा ना, जब तेज़ी से वृद्धि होगी सबके लिए खाना चाहिए होगा। तो गई उसी समय क्या हुआ, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू कर दिया गया। गैस कॉर्न लॉ क्या होता है? तो गैस इसमें जिससे कि कीमतें बढ़ गई। अब कॉर्न लॉ लागू होने से कारण मतलब कि गैस इससे यह हुआ, कॉर्न लॉ मतलब कि जो विदेश से चीज़ें आ रही हैं उनमें गैस टैक्स लेते थे ये लोग, और टैक्स लेंगे तो वो चीज़ें कैसी मिलेंगी गैस? महंगी मिलेंगी। आप ही सोचिए कोई चीज़ ला रहा है, उसको गैस भाड़ा ज़्यादा लग जाए, लागत ज़्यादा लग जाए लाने में, तो वो तो उसी से निकालेगा वो जिससे बेचेगा। वो अपना तो देगा नहीं जेब का, वो देगा भी कहाँ से? उसने चीज़ें बनाई हैं, बना के गैस उसको लाने में एक्स्ट्रा पैसा लग जाए तो कीमत तो बढ़ जाएगी ना। तो गैस इससे कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। और इसी टाइम पे क्या था, ब्रिटेन में गैस खाद्यान्न की मांग बहुत हो रही थी, ठीक है ना, वृद्धि हुई थी। अब गैस कुछ इसी के कारण कॉर्न लॉ लागू हो गया, तो गैस कुछ उद्योगपतियों और गैस वहाँ की जनता क्या हो गई? परेशान हो गई भूख के कारण। तो वहाँ पे क्या हुआ, इससे उन लोगों को क्या करना पड़ा? कॉर्न लॉ को हटाना पड़ा। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कॉर्न लॉ हट गया, जिससे वहाँ की जनता आखिरकार वहाँ पे जो मांग हो रही थी उससे कीमतें क्या हो गई? जब कॉर्न लॉ गाइस समाप्त हो जाता है तो कीमतें क्या कम हो जाती हैं और उनको खाद्यान्न मिलने लगता है। मतलब कि दूसरे देश से सभी देश के लेकर के आते हैं, मतलब वहाँ पे अच्छी से बिक्री होती है ब्रिटेन में, तो लोग ले जाते हैं खाने की चीज़ें, ठीक है ना। अब गैस उनको कर भी नहीं देना पड़ता, और कर नहीं देना पड़ता तो सस्ते दाम पे देते हैं, और ब्रिटेन में क्या मिलती है? महंगी मिलती हैं। तो गैस देखिए, ब्रिटेन में कम कीमतों पर खाद्यान्न पदार्थ आयात किया जा सकता था, ठीक है ना। और ब्रिटेन में आयात में की गई पदार्थों में कीमतों में देश में पैदा होने वाली खाद्यान्न पदार्थों की कीमत में क्या था? कम था। ब्रिटेन में जो चीज़ें मिल रही थी, ठीक है ना, जो ब्रिटेन चीज़ें खरीद रहा था, तो वो गैस जो ब्रिटेन में जो भी चीज़ें आयात की जाती थी, खरीदी जाती थी, वो अन्य देशों की खरीदी जाती थी गैस, तो वहाँ की खाद्य पदार्थों की कीमत देश में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों की कीमत से कम थी। मतलब वो जो दूसरे देशों से खरीदते थे तो वहाँ से सस्ता मिल जाता था, इनको खुद के देश से ज़्यादा सस्ता मिलता था, ठीक है ना। तो देखिए, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए रेल और पानी के जहाज़ों का भी प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, सभी देश इस टाइम ऐसे थे गए कि सभी देश इस ब्रिटेन का पेट भरने के लिए लगे थे एक प्रकार से। मतलब सभी देश आते थे और यहाँ पे अपनी खाद्य पदार्थ की चीज़ों को बेचते थे, क्योंकि अब यहाँ पे गैस कॉर्न लॉ भी हटा दिया गया था और साथ में यहाँ पर मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है ना। तो गैस ये किससे ले जाते थे? रेल और पानी के जहाज़ों का। इसके पहले हमने देखा था कोई रेल व्यवस्था नहीं थी आधुनिक टाइम के पहले, लेकिन ये गैस आधुनिक टाइम पे मतलब कि 1815 से लेकर 1814 में हमने देखा था। 1853 में तो हमारे यहाँ भी भारत में भी रेल की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। तो रेल वगैरह बिछाई गई थी। तो देखिए, इस टाइम पे पानी जहाज़ों के सहारे ये लोग लाते थे। और भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी भी कहानी जो कि कपास, रबड़, कोयला उद्योग भी गई, उद्योगों के लिए सामान भी इसके सहारे ले आते थे। तो देखिए गईस, ये वाला आप महल देख रहे हैं ना, ये गईस ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन हाउस है। सोचिए गईस, उस टाइम ये था, इसी कंपनियों ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे राज्य किया था, ठीक है ना, इसी कंपनी के सहारे वहाँ के लोगों ने। तो गईस, अभी हमने क्या देखा? खाद्य पदार्थों के बारे में देखा। तो खाद्य पदार्थों में क्या क्या देखा? तो हमने देखा गईस, इस टाइम पे जो हमने आधुनिक युग से पहले हमने गईस नूडल्स और आलू वगैरह की खोज देखी थी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर ये ज़रूर हुआ गईस कि यहाँ पे ब्रिटेन की स्थिति इतनी ज़्यादातर खाद्यान्नों का मांग किया जाने लगा, जिससे रेल और जहाज़ों से सभी देश ला करके दे रहे थे। इसके बाद देखिए, खाद्य पदार्थों की चीज़ों के देखने के बाद अब देखते हैं गईस इसमें कौन सी तकनीकी डेवलप हुई। अभी तो हमने भोजन के बारे में देखा, अब इस टाइम पे गईस कौन सी तकनीकी डेवलप हुई उसके बारे में देखते हैं। तो गईस, हमने अभी पढ़ा कि रेलवे, भाप के जहाज़ से टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कारक थे। रेलवे, भाप के जहाज़ और टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी की खोज हुई इस टाइम पे, ठीक है ना। और इसके वैश्वीकरण का गईस ये प्रभाव रहा कि एक देश में कुछ भी होता है तो दूसरे देश में हो ही जाता है, वो बिच जाएगा या फिर वहाँ की कला चली जाएगी, है ना, माल प्रौद्योगिकी सब कुछ चला जाता है। तो इस टाइम पे किसका आविष्कार हुआ? अभी हमने भोजन के बारे में देखा, और क्या तकनीकी में हम क्या देख रहे हैं? रेलवे, भाप के जहाज़ और टेलीग्राफ।
19वीं सदी में ये इन्होंने गैस बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तकनीकी के बारे में हम देखते हैं। अभी दूसरी नहीं गई, हमने तो यहाँ पे 3 तकनीकी पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ। और चौथी गई प्रशीतित क्या होता है? आधुनिक में के तकनीकी के आने के बाद जानवरों में मांस को प्रशीतित में डालकर फिर जमे हुए रूप में गैस जहाज़ों को यूरोप भेजा जाता था। तो गैस ये प्रशीतित प्रणाली एक प्रकार की रेफ्रिजरेटर है। क्या है गैस? रेफ्रिजरेटर, जिसके सहारे से क्या होता था, गैस जो मांस था ना, जो यूरोप ले जाते थे, मतलब इसमें जमा लेते थे और फिर जमा करके ही क्या करते थे लोग, मांस को जहाज़ों में डाल रख करके कहाँ ले जाते थे? यूरोप ले जाते थे। हमने बताया ना गाइस कि वहाँ पे मांस बहुत महंगा था गाइस, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा महंगा था, खाने वाले ज़्यादा थे। तो सभी देश के, बहुत सारे देशों से मांस कहाँ जाता था? यूरोप जाता था। तो गाइस आप देखिए, पहले क्या ले जाते थे लोग? गाइस जिंदा जानवरों को ले जाते थे। जब गाइस जिंदा जानवर ले जाते थे तो इनको ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कैसे प्रॉब्लम गाइस? जब इतने दूर से जाएंगे गाइस, बांध कर ले जाते थे, कुछ जानवर मर जाते थे, कुछ मांस ऐसा हो जाता था जो कि खाने लायक नहीं रहता था। तो गाइस अब जी रेफ्रिजरेटर आ गया, तो इसमें गाइस आगे वो लोग जानवर को यहीं मार लेते थे जहाँ से भी ले जाना होता था, और फिर उसको क्या करते थे? रेफ्रिजरेटर में जमा करके ले जाते थे। ये थी गाइस खाने की भूमिका और तकनीकी का विकास। हमने देखा खाने की भूमिका पहले देख ली थी। कौन कौन सी तकनीकी देखी हमने? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ और प्रशीतित प्रणाली तकनीकी। ठीक है ना? क्लियर गाइस? भोजन के बारे में देखा, तकनीकी के बारे में देखा। सो गाइस अभी हमने क्या क्या देख लिया? देखिए, भोजन के बारे में देखा, ब्रिटेन की स्थिति देखी भोजन के बारे में, व्यापार के बारे में देखा। क्या देखा बोला आपने? आप बोलेंगे क्या देखा हमने व्यापार के बारे में? तो गाइस जैसे कि ये गाइस भोजन बस नहीं जाता था, उसमें कपास, पटसन वगैरह हमने देखा ना, कि जिससे उद्योगों का कच्चा माल भी जाता था उन रेलों के सहारे। ठीक है ना? इसके तो व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? और उससे जो चीज़ बन के आती थी गाइस और फिर वो बिचती थी, तो व्यापार भी हो गया। इसके बाद तकनीकी हमने देख ली, रेफ्रिजरेटर, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ। इसके बाद गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या है गाइस? 19वीं सदी के आखिरी उपनिवेशवाद का टाइम देखते हैं, विजय, बीमारी और भारत से अनुबंधित श्रमिकों की स्थिति और विदेशों में भारतीय उद्यमी। सो गाइस अभी हम क्या देखते हैं? विजय के बारे में। हमारा मेन टॉपिक क्या है अभी? विजय। तो देखिए किस इस टाइम पे 1815 से 1914 तक कहाँ पे क्या विजय हुई? तो देखिए उपनिवेशवाद के रूप में एशिया और अफ्रीका को यूरोपियों द्वारा विजित किया गया। मतलब कि गाइस इस टाइम पे विजय हम देखें तो एशिया जो और अफ्रीका जो है, इन दोनों को यूरोपियों ने क्या कर लिया था? विजित कर लिया था, उपनिवेश अपना फैला लिया था। उपनिवेश मतलब यहाँ पे गाइस जब ये लोग कंपनी खोलने और व्यापार करने के बहाने आते थे और धीरे धीरे वहाँ की पूरी गाइस राजनीति अपने हाथ में ले लेते थे, खुद राज करते थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देख रहे हैं बेल्जियम और जर्मनी की नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में गैस उभर के आए। इस टाइम जो गैस जो 19वीं शताब्दी के लास्ट वाला दशक था, चल रहा था, उस टाइम जो बेल्जियम और जर्मनी ऐसी गैस एक नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभर के आए, ये भी सामने आए। और गैस अमेरिका को देखिए, अमेरिका जो है 1990 के आखिरी वर्षों में एक उपनिवेशिक ताकत बन गया, जिसने गैस पहले स्पेन द्वारा कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों को अपने कब्जे में ले लिया। गैस आपने पढ़ा था गैस, हमने जब आधुनिक युग से पहले अमेरिका भी गैस क्या हुआ था, वहाँ पे चेचक की बीमारी हो गई थी और वो भी क्या उपनिवेशवाद के रूप में स्पेन ने ले लिया था। लेकिन ये गैस 1890 के दशक में ऐसा वर्ष आया जहाँ पे गैस एक बड़ी औपनिवेशिक ताकत बन गया अमेरिका। ये खुद औपनिवेशिक ताकत बन गया, जिसने स्पेन के ही द्वारा कब्जे में रह चुके उपनिवेशवादों को खुद अपने हाथ में ले लिया, जिसने गैस स्पेन को कब्जे में लिया। स्पेन ने कब्जे में लिया था जिन देशों को, उनको ही क्या कर लिया, इसने अमेरिका ने ले लिया और खुद तो स्वतंत्र हो ही गया है। इसके बाद देखिए, तो हमने विजय देखा गाइस, तो कौन कौन टॉपिक देखे हमने विजय में, तो जल्दी से बताइए। देखिए, एशिया और अफ्रीका को क्या यूरोपीय ताकतों ने अपने उपनिवेशवाद बना लिया। जर्मनी और बेल्जियम उभर के आए। और अमेरिका तो क्या देखा?
जर्मनी, बेल्जियम और अमेरिका, ये गैस 3 देश ऐसे थे जिन्होंने गैस उपनिवेशवाद फैलाना शुरू कर दिया, तो मतलब सामने आए उपनिवेश के रूप में। इसके बाद देखते हैं गैस, अभी हमने विजय देखा, अब बीमारी देखते हैं। क्या देखते हैं गैस? बीमारी। इस टाइम पे भी कोई बीमारी आई थी क्या चेचक की तरह? तो गैस चेचक की तरह नहीं, लेकिन हाँ मवेशियों को जरूर आई थी। मवेशी मतलब कि गैस होते हैं पशु। देखिए रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, ठीक है ना। तो गैस ये बीमारी 1880 ईस्वी में, क्या गैस 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली एक पशु रोग था। क्या था गैस? एक पशु रोग था। अब गैस बोलेंगे ये तो मानव को नहीं आया था, पशुओं को आया था, तो इससे क्या प्रॉब्लम? तो गैस इसका सीधे अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अफ्रीका में आप जानते हैं गैस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है और लोग कम है, लोगों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा है। अफ्रीका बहुत बड़ा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, मतलब कि ज़मीन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से वही है, बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। तो गैस इस वाले में यहाँ पे लोग किस पर सहारे, बहुत से लोग किस पर सहारे थे? मवेशियों पर। और जैसे ही इन पर बीमारी हुई गई मवेशी पर, तो क्या हुआ? प्लेग की तरह फैलने वाली, तो ये उनकी आत्मनिर्भरता कहाँ जाएगी? वो गैस मवेशियों को चराते थे, दूध दही बेचते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे, अपनी अर्थव्यवस्था अपनी आजीविका चलाते थे। गैस देखिए कुछ बहुत सारे ख़त्म हो गए। और गैस ये बीमारी आई कहाँ से थी? तो गैस उन्हीं जो उपनिवेशवाद जो यूरोपीय थे ना, तो वो अपने साथ में क्या खाने के लिए, सैनिकों के लिए क्या लेके आए थे गैस? वो पशु लेके आते थे। और पशुओं को, वहाँ के पशुओं को जब बीमारी रहेगी और गैस ये वाले हमारे देश के अफ्रीका के पशुओं को साथ में मिलेंगे गैस, साथ में चरेंगे, तो क्या हो जाएगा? उनको भी बीमारी हो गई, ठीक है ना। तो ये गैस यहाँ पे भी उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया एक प्रकार से। औपनिवेशिक सरकारें अपनी शक्तियों को मजबूत करती थीं और अफ्रीकी लोगों को श्रम बाजार में आने के लिए मजबूर करती थीं। मतलब कि गैस एक तो यहाँ पे मवेशियों को बीमारी आ गई, और ये तो चाहते थे कौन? यूरोपीय लोग कि इन लोगों की आजीविका छुने और ये लोग क्या करें? हमारे यहाँ काम करने आए, पशुओं को चराने ना जाएं, ठीक है ना। क्या? श्रम करने आए, मजदूरी करने आए, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? अपने काम करवाना था लोगों से। तो गैस उन्होंने क्या किया? जो कुछ गैस पशु बच गए थे, तो पता है इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया, ठीक है ना, उन पशुओं को। और बाकी तो बहुत सारे गैस पशु खत्म हो चुके थे। इसके बाद देखिए, और इन्होंने श्रम के लिए भी, देखिए उन्होंने श्रम बाजार के लिए भी लोगों को मजबूर कर दिया। तो गैस ये थी स्थिति। और इसी टाइम पे गैस बीमारी, विजय हुई। विजय के बाद देखिए हमने बीमारी देख ली, विजय देख ली। अब देखते हैं गैस विजय में आपने क्या देखा, आप बोलेंगे। तो गैस ध्यान करिए हमने क्या देखा था। इस समय जर्मनी और बेल्जियम मेंस और अमेरिका एक मेन उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर आए। हमने ये देखा सभी जगह उपनिवेशवाद का टाइम चल रहा था। इसके बाद देखा हमने बीमारी कौन सी? प्लेग बीमारी हो गई, जो अफ्रीका के लोग नहीं आ रहे थे काबू में, वहाँ पे लोगों से मतलब श्रमिक नहीं बन रहे थे, तो वहाँ पे एक बीमारी प्लेग की तरह रिंडर पेस्ट नामक बीमारी आ गई पशुओं को, जो कि उनकी आजीविका को छीन रही थी, छीन लिया उसने, और लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा। बचे हुए पशुओं को खुद उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब देखते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब भारत में गई क्या किया इन्होंने, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो किस प्रकार गए श्रमिकों को ले जाते थे भारत से? तो देखिए गिरमटिया या श्रमिक एक नियोक्ता के काम के लिए अनुबंधन के तहत बंधुआ मजदूर था। क्या करते थे लोग गैस? एक अनुबंधन बांध लेते थे। गिरमटिया मजदूर के बारे में तो आपने श्रमिक के बारे में सुना होगा। इसके तहत गैस वो अनुबंधन के तहत मतलब कुछ लालच दे कर के लोगों को क्या करते थे? ये ले जाते थे कि नहीं वहाँ पे आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना पीना, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, आप चलिए, अच्छा काम है। और फिर वहाँ पे अनुबंधन के तहत एक बाड़ा होता था, वहाँ पे बांध लेते, मतलब कि उनको फिर घर नहीं आने दिया जाता था। इसीलिए यहाँ पे बंधुआ मजदूर कहते हैं। इसी के तहत हमने पढ़ा था गई गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन करवाया था, है ना। विभिन्न आंदोलन हुए बागानों के लिए, चंपारण आंदोलन हुए नील की खेती के विरोध में, है ना। और खेड़ा आंदोलन आपके बारे में हमने पढ़ा था 1918 के टाइम पे। तो देखिए
19वीं सदी में भारत और चीन में लाखों मजदूरों को गैस दुनिया भर के विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, खदानों में और सड़कों में रेलवे निर्माण परियोजना के काम करने के लिए ले जाते थे। कि वृक्षारोपण करने के लिए कहाँ पे, खदानों में काम करवाने के लिए, सड़क और रेलवे के निर्माण कार्य के लिए लोगों को ये लोग ले जाते थे। और एजेंटों द्वारा गैस इनको क्या कर दिया जाता था, झूठी जानकारी दी जाती थी और अनुबंधन दिया जाता था। झूठी जानकारी देकर उनको ऐसा अनुबंधन दिया जाता था कि ये लोग चले जाएं। ठीक है ना, यहाँ से किसी भी तरह से ये लोग काम करने के लिए एक बार चले जाते हैं, फिर इनको दोबारा हमें घर भेजना कहाँ है ना। और इसके बाद देखिए, बागानों में पहुंचने पर मजदूरों में रहने वाले काम करने की परिस्थितियां गई बिल्कुल विपरीत थी और बहुत कठोर थी। जैसा कि बताया गया था उनको, जैसा बता कर के लाया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, उसके जस्ट विपरीत था। तो ये स्थिति थी। और 1921 में गई ये व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूर प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये स्थिति थी गई, ठीक है ना। इस प्रकार ये लोग ले जाते थे। सो गैस हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए 19वीं शताब्दी के लास्ट में हमने गैस बीमारी देखी जो कि मवेशियों को हुई। विजय देखी, विजय में क्या देखा गैस, हमने देखा जर्मनी और बेल्जियम मैन उभरे और अमेरिका ने भी कुछ हिस्सों, स्पेन के कुछ हिस्सों को कब्जे में ले लिया, स्पेन के उपनिवेशवाद को। देखिए और गैस हमने क्या देखा, भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, किस प्रकार ये भारत से भी ले गए और बीमारी के कारण अफ्रीका से भी लोगों को काम पर बुलाने लगे। इसके बाद देखिए अब देखते हैं विदेश में भारतीय उद्यमी। देखिए गैस इस प्रकार होते हैं बागान। हमने हमारे पास एक इमेज डली थी, हमने डाल लिया है। देखिए यहाँ पे काम करना पड़ता था, इस प्रकार से काम करना पड़ता था लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध। और सबसे बड़ी कमी आपको पता है गैस, ये लोग इतने बेकार थे। मतलब कि देखिए सबको अपनी पहचान अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। हमें कोई हमारे नाम से बुलाए, हमें यही अच्छा लगता है। हमको हमारी नंबरिंग ना दी जाए कि हम 1 नंबर वाले हैं, कि 2 नंबर की, 3 की, 4 की, 5। ये तो गैस यहाँ पे ये लोग उनकी पहचान भी छीन लेते थे। इनके नाम से नहीं बुलाया जाता था बल्कि इनको नंबर से बुलाया जाता था। सोचिए गाइस, इनकी पहचान भी छीन ली जाती है, इनकी कोई पहचान नहीं कि ये इंसान है कि कौन है। ठीक है ना, देखिए आप इस प्रकार का कार्य करते थे। इसके बाद देखिए विदेशों में भारतीय उद्यमी के बारे में देखते हैं। इसी टाइम पे उपनिवेशवाद का में क्या क्या देखने को मिला इस टाइम पे। तो देखिए भारतीय उद्यमी कुछ बैंकरों जैसे कि नट्टू कोट्टई और चेट्टिया ने मध्य दक्षिण पूर्व एशियाई के निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। क्या करते थे, खेती के लिए लोग कर्ज देते थे। भारतीय कोई जो बड़े बड़े उद्यमी थे, जो कुछ बैंकर थे, तो ये लोग क्या करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात करने वाले पर खेती के लिए कर्ज दिया करते थे। भारतीय व्यापारियों ने यूरोपीय अफ्रीका तक गैस इनका पीछा किया। मतलब कुछ व्यापारी थे गैस जो कि रह गए थे, बाकी तो हम देखते हैं कि सभी की स्थिति भारत की सभी खराब थी। और गैस इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में तो जो लोग कर देते थे, लोग व्यापार करते थे, तो इंग्लैंड में क्या किया गैस, इन्होंने इन पर भी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई ने इंग्लैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को असंतुलन में पैदा कर दिया। अब द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन बोलेंगे आप, ये क्या है, तो देखिए गाइस द्विपक्षीय व्यापार मतलब कि गाइस हम देखते हैं, हम कोई भी चीज़ आयात करते हैं और निर्यात भी करते हैं। हम कोई चीज़ लेते हैं किसी देश से तो कोई चीज़ को देते हैं। लेकिन गाइस जब औद्योगिक क्रांति यहाँ पे हो गई इंग्लैंड में, तो ये सिलसिला बिगड़ गया। किस प्रकार बिगड़ गया, मतलब जैसे हम चीज़ कोई लेते थे उनसे और कुछ बेचते थे, लेकिन जब ऐसी औद्योगिक क्रांति आई तो हम भारत वाले गाइस गुलाम देश के नागरिक मतलब कि, तो देखिए यहाँ पे अब सभी लोग कैसे बनाते थे, हाथ से बनाते थे। अब गाइस आप ही सोचिए, हाथ से बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि कोई भी मशीन से बनाने में लगता है कम टाइम। तो आप बोलेंगे हाथ से बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है मशीनों की अपेक्षा। तो गाइस और इसमें हाथ से बनाने में खर्चा भी ज़्यादा आएगा क्योंकि हम बना ही नहीं पाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें, है ना। आप ही सोचिए कि जब गाइस तकनीकी नहीं थी, जब कोई चिट्ठी लेकर जाता है तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ख़र्चा ज़्यादा लगेगा, उसको किराया भी लगेगा। और गाइस की यदि अब फ़ोन से अपन बात कर लेते हैं 2 मिनट में किसी से, तो उसमें खर्चा कम लगेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल फ़ोन में कम लगेगा,
है ना, क्योंकि उसको जाना आना, और साथ में आप ही बोलिए कपड़े में यदि हम तो एक स्वेटर बुन पाते हैं गाइस, तो हमको ऊन भी खरीदना, उसको साफ करना, दुनिया का करना पड़ेगा। और गाइस यदि कोई मशीन से चीज़ें कपड़े बन रहे हैं तो उसमें कम की लागत लगेगी। तो गाइस इंग्लैंड में जैसे ही क्रांति होती है तो वहाँ पे गाइस इन चीज़ों के सस्ते दाम पे, और हमारे भारत में कोई औद्योगिक क्रांति तो हुई नहीं थी, तो यहाँ पे हम तो अपनी मेहनत से बना रहे हैं। तो गाइस जब हमारी चीज़ बनाने में 10 रुपये में बनाने में लग जा रहे हैं, तो हम 12-13 रुपये 15 रुपये में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? अब इससे कम में तो बेच नहीं पाएंगे, वरना हम कैसे खाएंगे? और इसके बाद देखिए ये लोग मशीन से बना रहे हैं, तो इनकी चीज़ वही चीज़ 5 में बन जाती है, और 10 में बेचते हैं, तो इनको तो फ़ायदा है ना। और वहाँ पे कम में भी बेचते हैं। हम 15 वाली चीज़ कोई लेगा कि 10 वाली? तो आप बोलेंगे 10 वाली लेगा, स्वाभाविक है, हम भी चाहेंगे कि हमको 10 वाली मिले। तो गाइस ये असंतुलन बैठ गया। तो अब हम चीज़ों को बेच नहीं पाते थे, ओनली खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे ओनली गाइस, तो हमारी आत्मनिर्भरता क्या हो जाएगी? चली जाएगी ना। आप बोलेंगे कि उनकी चीज़ ना खरीदते आपको इतनी प्रॉब्लम थी। तो गाइस क्यों नहीं, हमारे पास तो भुखमरी थी, मतलब हमारे इंडिया में अब इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, हमारे पास लोग इन्होंने लूट लिया था, है ना। तो इसी प्रकार लूटा था। तो देखिए हमारे पास नहीं था, हमारे पास खाने को नहीं है गाइस, तो हम 5 की चीज़ 10 में काहे लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार असंतुलन पैदा हो गया। इसके बाद देखिए भारतीय हस्तकला और कृषि विदेशी व्यापार खत्म हो गया, और ब्रिटेन के व्यापार में अधिशेष का फायदा उठाया गया। तो देखिए भारतीय हस्तकला भी हमारी क्या हो गई, इस हाथ के जो चीज़ें बनाई जाती थी, जो लघु उद्योग थे, और कृषि का विदेशी बाजार में गई, उनका खात्मा हो गया, मतलब खत्म हो गई। अब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बिकती थी। कैसे गई? ऊपर से ये लोग जो ब्रिटेन वाले थे वो अधिशेष लगा देते थे, मतलब गई यहाँ से चीज़ जाती थी जो भी, तो वो कर लगा देते थे गैस। जो भी चीज़ हमने गैस जैसे तैसे बनाई और गैस बेचने गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि आप तब बेचेंगे जब हमको इतना पैसा देंगे, तब हम आपको गांव में घुसने देंगे, अपने देश में घुसने देंगे। तो कर लगा दिया। तो हमारी चीज़ में गैस 5 में तो वैसे ही, 10 में तो वैसे ही बनी है, अब वो गैस कर लगा दिया तो 5 रुपये और लग गए हमारे। तो कितने में हो गई? वो 15 में हो गई। तो गैस हम 15 ही में बेचेंगे क्या? इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम तो गैस मुनाफा लेने आए हैं ना, 20 में बेचेंगे। तो गैस कोई 20 वाली चीज़ लेगा हमारी, कि वहीं पे बनी चीज़ 10 वाली लेगा? हमारी क्वालिटी अच्छी थी, माना कि अच्छी थी क्वालिटी, हाथ से बनी हुई थी, लेकिन फिर भी गैस इतना सस्ता वहाँ मिलेगा तो हमारा गैस कोई नहीं लेगा। तो ये था गैस। तो इससे हमारा देश का व्यापार और चौपट हो गया। इससे क्या हुआ गैस? इससे गैस जो भी चीज़ें निर्यात बढ़ गया, मतलब कि वहाँ के लोग क्या करने लगे, अपनी चीज़ों को तो बेचने लगे, पर आयात पर क्या हुई, निर्भरता में कमी आ गई। अब कोई भी चीज़ों को वो यहाँ से नहीं खरीदते थे। देखिए गैस, तो हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं। गैस हमने अभी क्या पढ़ा? हमने देखा 1815 से लेकर के 1914 तक का टाइम देखा, ठीक है ना। वैश्वीकरण के बारे में देखा। तो गैस इसमें क्या देखा हमने? 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में देखा, जो कि गैस वहाँ पे भोजन वगैरह को देखा कि ब्रिटेन की कैसी स्थिति थी। इसके बाद देखा ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू कर दिया गया, फिर समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद रेलवे तकनीकी के बारे में देखा कि किस प्रकार रेलवे वगैरह तकनीकी आई और रेफ्रिजरेटर आया। इसके बाद क्या देखा गैस? हमने देखा विजय के बारे में देखा। तो उपनिवेशवाद का, जैसे जर्मनी है और क्या बेल्जियम, ये 2 देश मेन उपनिवेशवाद के रूप में उभर के आए। इसके बाद अमेरिका का देखा कि अमेरिका ने भी कुछ उपनिवेशवाद बढ़ा लिया था। इसके बाद क्या देखा गैस? हमने देखा इसके उत्तरार्ध टाइम पे, मतलब लास्ट वाले टाइम पे 19वीं शताब्दी के, तो उसमें क्या देखा गैस? उसमें हमने विजय देखी, बीमारी देखी। विजय में बीमारी क्या देखी गैस? तो बीमारी में हमने देखा कि एक रिंडर पेस्ट नामक बीमारी पशुओं की क्या हो गई, फैल गई, जिससे अफ्रीका में लोगों को गुलाम मतलब कि काम पर बुलाया गया। भारत में अनुबंधित श्रमिकों को देखा हमने। इसके बाद देखिए भारत में भारतीय व्यापारियों का विदेश और उद्योगों के बारे में देखा। तो गाइस ये वाला हमारा अब एक 1815 से 1914 तक का टाइम खत्म होता है। इसके बाद देखिए ये स्थिति रही वैश्वीकरण की, लोग एक दूसरे से जुड़ते रहे भारत से और अन्य देशों से, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस युद्ध के टाइम पे कैसी अर्थव्यवस्था चल रही थी, किस प्रकार चल रहा था दूसरे देशों से संबंध, किस प्रकार गाइस लेन देन चल रहा था, कैसी अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में देखते हैं।
सो गैस ये महायुद्धों के टाइम पे कोई भी उद्योग ले लीजिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी सारे विश्व में कि गैस यहाँ पे देखिए कोई भी उद्योग ले लीजिए गैस वो युद्धों से जुड़ा हुआ था। कोई भी उद्योग हो गैस, यदि वहाँ पे कोई भी उद्योग में यदि गैस कोई भी हथियार बनाए जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी और सब कुछ को देखते हुए और कुछ नहीं वहाँ पे लड़ाई वाले हथियार बनाए जाएंगे। कपड़े के उद्योग है गैस, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे सैनिकों की गैस मांगों को ध्यान में रखते हुए सैनिकों के ज़्यादातर कपड़े बनाए जाएंगे। खाने की फैक्ट्री ले लीजिए गैस, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि वहाँ पे पैकिंग का सामान इस प्रकार से की जाएगी कि जिससे कि सैनिकों को पहुँचाया जा सके। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हथियार की फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर, ये गैस की कोई फैक्ट्री है जहाँ पे क्या हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गैस प्रथम विश्व युद्ध में आधुनिक औद्योगिक युग भी कहा जाता है। आधुनिक टाइम का क्या कहा जाता है? औद्योगिक टाइम कहा जाता है। मतलब कि गैस इसमें औद्योगिक बहुत सारे उद्योगों में चेंजेस आए, है ना। जितने भी उद्योग थे वही हमने बताया कि सभी उद्योग क्या कर रहे थे, उन ज़रूरतों को, सैनिकों की ज़रूरतों को युद्ध को देखते हुए अपना काम कर रहे थे। इसके बाद देखिए युद्ध के दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने में उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। कि मतलब कि गई जो भी उद्योग थे उनका फिर से गठन किया गया कि हमें क्या उत्पादन करना है, किस प्रकार उत्पादन करना है। युद्ध के दौरान जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया। युद्ध में गैस अमेरिका के कर्जदार की बजाय क्या बना दिया? कर्जदाता बना दिया। जो कर्जदार था अमेरिका, उसको कर्जदाता बना दिया। इस प्रकार गैस युद्ध का प्रभाव रहा, ठीक है ना। सो गैस देखिए महायुद्धों के बाद की हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस प्रकार की स्थिति रही महायुद्धों में। तो देखिए महायुद्धों के उत्तरोत्तर सुधार के बारे में देखेंगे इस टॉपिक में। महायुद्धों के टाइम वैश्विकरण की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं गई सभी देशों की, तो किस प्रकार सुधार हुआ ये देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम गई इसकी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ जाता है और उपभोग भी बढ़ जाता है और भारत गैस महामंदी का शिकार हो जाती है दुनिया। और भारत में महामंदी के बारे में भी देखेंगे, सभी देशों के बारे में देखेंगे। इन 3 टॉपिक में गैस ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। महायुद्धों के टाइम वैश्वीकरण की स्थिति कैसी रही इसके बारे में पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो गैस वैसे तो महायुद्ध ने जो 1914 से लेकर के 1919 तक चला गैस, तो वो गैस बहुत ज़्यादा भयंकर तबाह, अपने समय का बहुत बड़ा युद्ध था। बहुत तबाही मचाया, बहुत औद्योगिक बंदूकों का औद्योगिकीकरण का प्रयोग किया गया। मतलब एक प्रकार से नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। अपने समय का गैस बहुत बड़ा युद्ध था, ठीक है ना। तो गैस ये चला 1919 से 1918 से लेकर के मतलब कि नवंबर 1918 तक चला। समझ लीजिए कि 1919 तक चला, ठीक है ना। तो गैस इसने बहुत तबाही मचाई। इसके बाद देखिए इसके बाद कैसा सुधार रहा इसके बारे में देखते हैं। और हमने ये तो बताया कि अपन को 3 टॉपिक में करना है कंप्लीट कि क्या रहा इसके बाद की स्थिति महायुद्धों के टाइम वैश्वीकरण। तो देखिए इसमें गैस इस युद्ध के समाप्त होने के बाद उत्पादन क्या होने लगा? गिरने लगा। सॉरी गाइस, देखिए इस युद्ध में तो वही देखा गया इस युद्ध में सब युद्ध समाप्त होने के बाद उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। सभी देशों में गई जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो उत्पादन की जैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्या हुआ? उत्पादन हुआ था। किस चीज़ों का हुआ था? हम देख रहे थे कि युद्ध में लगने वाली चीज़ों का ज़्यादातर उत्पादन हुआ और इनके स्थान पर गए बहुत सारे लोग जो युद्धों में गए हुए थे सैनिक, वे यहीं से गए थे, उद्योग धंधे जो काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जब वो लौट के आते हैं तो क्या बेरोजगारी की स्थिति रहती है, उनको काम नहीं मिलता है, वो परेशान रहते हैं, ठीक है ना। तो बेरोजगारी की वृद्धि हो गई। और गैस कुछ टाइम बाद क्या हुआ? बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग बढ़ा। उतना ही उपभोग होता था। मतलब जब वो लोग आ गए गैस तो, और जो लोग आ गए तो क्या करेंगे? वो भी उत्पादन करेंगे। और गैस खाने की चीज़ें भी चाहिए, पहनने की चीज़ें भी चाहिए। अभी तो लोग थे नहीं। इस युद्ध में गैस युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार की गति बहुत तेज़ी से हो रही थी। तो इस युद्ध में क्या देखा? बहुत गैस तेज़ी से गति हो रही थी, ठीक है ना।
तो गैस वो कैसे हो रही थी? तो गैस ये जैसे ही उत्पादन और गैस हम यही पढ़ रहे थे कि बड़े उत्पादन और उपभोग में वृद्धि हुई। तो गैस ये किसके कारण हुई? तो ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अमेरिका में क्या था गैस? अमेरिका ने एक असेंबली हेनरी फेड द्वारा अपनाई जाने वाली असेंबली लाइन को अपनाया। क्या किया गैस? अमेरिका हेनरी फोर्ड द्वारा अमेरिकी असेंबली लाइन को अपनाया। असेंबली लाइन क्या होती है गैस? तो असेंबली लाइन देखिए वो होती है जैसे कि एक मजदूरों को लाइन बाय लाइन खड़े कर देना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मजदूर खड़े हुए हैं और गैस कोई सी चीज़ में उद्योग में काम चल रहा है, जैसे कि गैस आप ले लीजिए कि बाइक वाली फैक्ट्री है वहाँ पे। तो देखिए ये कोई बाइक है, बाइक यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो ये आदमी क्या करेगा? इस बाइक में पेंट करेगा। तो और फिर बाद में ये बाइक कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे दूसरी बाइक आ जाएगी तो यही आदमी पेंट करेगा, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है? इस गाड़ी में क्या लगा रहा है? हैंडल लगा रहा है। तो ये सब गाड़ियों में हैंडल लगा जाएगा। जैसे ही इसका हैंडल लग जाता है तो ये हैंडल गैस अब गाड़ी को आगे भेज दिया जाता है इसके पास। अब इसके पास भेज दिया गया तो अब ये गाड़ी का इसका अलग काम है, चक्का पहिया लगाना। तो ये पहिया लगाएगा, जैसे ही पहिया लग जाएगा तो इसके पास जाएगा। तो ये होती है गैस असेंबली लाइन। तो गैस इससे क्या हुआ? इनकी गति गैस तेज हो गई, क्योंकि हम देखते हैं हम गैस वही काम करें तो हमारी गति तेज हो जाती हो। गैस हम 10 काम करें तो हम बहाने भी ढूंढते हैं और गैस और हम निश्चित टाइम भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया, वो हो गया, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, ये भी हो जाता है। और साथ में जब हम एक ही एक काम करें गैस तो हम जल्दी हमारी स्पीड बढ़ती है ना। और हम 10 काम करें तो हमारी स्पीड उतनी नहीं बढ़ती है। तो गैस इससे क्या हुआ? स्पीड भी बढ़ गई, लोग गैस बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, इनकी गैस वेतन भी बढ़ गई। और वेतन भी बढ़ गई तो ये क्या करने लगे? ऐशो आराम से जीने लगे, इस चीज़ों का भी उपभोग करने लगे। इनकी वेतन बढ़ी तो ये दूसरी चीज़ों को लेने लगे, है ना। तो दूसरी चीज़ों का उपभोग भी करने लगे। तो गैस कुछ टाइम जैसे ही उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ टाइम ऐसा आता है महामंदी का टाइम। मतलब कि गैस इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। अब एक की चीज़ को गैस ये जो 5 रुपए में चीज़ मिलती थी, 5 की माना कि कोई 4 चीज़ें मिलती थीं, लेकिन अब 5 की 10 चीज़ें मिलने लगी। ये होती है महामंदी। मतलब पैसा तो गैस कम है लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो उपभोग और उत्पादन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, जिसके कारण महामंदी का टाइम चलने लगा। और गैस जो देखते हैं हम, अमेरिका जो सबसे बड़ा देश माना जाने लगा था, अमेरिका में बहुत अच्छी व्यवस्था जो आ गई थी गैस, उपभोग उत्पादन होता था। तो वही एक समय ऐसा आता है कि वही सबसे ज़्यादा महामंदी की कगार में रहता है। ये 1929 का टाइम रहता है, ठीक है ना, जहाँ पे गैस ये चीज़ें बृहत उत्पादन पद्धति। देखिए बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत का और कीमत में कमी ला दी। मतलब कि लागत देखिए लागत तो देखिए अब कोई चीज़ अब 1 रुपए की गैस उनको यदि 10 बेचनी पड़े और गैस उनमें लागत भी तो लगी है ना। और गैस अब ये बेचते थे कितनी? 10 की 10 बेचते थे, लेकिन अब 10 की तो गैस ये 100 बेच रहे हैं। तो सोचिए गैस इन चीज़ों में कुछ लगा है लागत की नहीं लगी? मेहनत तो लगी है कि नहीं लगी? इनमें गैस लोगों को रोजगार दिया गया है, लोगों ने पैसा लिया है, इसमें गैस कच्चा माल लगा है। तो गैस अब देखिए अब ये लोग क्या करें? ये चीज़ ऐसे में तो नहीं बेच सकते ना। हमने गैस दिन भर मेहनत की और कोई बोले हमसे कि हमारी मेहनत भी हमने मेहनत की वो फालतू में की, उसका कोई हमें मूल्य ना दे तो हम काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो गैस ऐसी स्थिति थी। गैस अब देखिए जब एक में गैस 1 रुपये मिलता है, अब इनको जब ये 5 चीज़ें बेचते हैं, है ना, 5 चीज़ें बेचते हैं, तो गैस अब 5 चीज़ें बेचते हैं तो अब इनको 5 रुपये में कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें 25 चीज़ों को बनाना पड़ेगा, है ना। तो और चीज़ें बनाएंगे तो गैस उनको खरीदने वाला और कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति होती है कि महामंदी एक बार आती है तो और ज़्यादा अपनी बढ़ोतरी करती जाती है, क्योंकि लोग और ज़्यादा बनाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये था गैस महामंदी का टाइम। देखिए 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में काफ़ी उछाल था, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा और 1929 में महामंदी में फंस गया। मतलब 1920 में लोग क्या कर रहे थे? जैसे असेंबली लाइन आई थी उसकी गैस नकल सभी देशों ने
में कि बहुत सारे देश में उत्पादन अच्छा होने लगा और गाइस आवास वगैरह को निर्माण करने लगे, लोग कर्ज लेने लगे और उससे चुकाने भी लगे कि हम चुका देंगे, हम तो करते हैं। और फिर गाइस जब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो सोचिए उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, उनको कोई पैसा नहीं देता था लागत का। तो ये थी गाइस महामंदी। देखिए 1929 में अर्थव्यवस्था को काफ़ी कमज़ोर कर दिया विश्व की, और बैंकों की गाइस विफलता हुई, बहुत सारे बैंक बंद होने लगे, कोई गाइस लेन देन नहीं कर रहा था। कर्ज संकट ने अन्य देशों को भी प्रभावित किया, बहुत सारे लोगों ने कर्ज ले लिया था कि हम करेंगे और चुका देंगे, लेकिन गाइस अब उनकी चीज़ कोई खरीदता ही नहीं है तो वो करेंगे कहाँ से, है ना। अब देखिए 1929 और 1932 के टाइम पे लगभग गाइस 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई, सोचिए। और 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक क्या हो गए थे, बंद हो चुके थे। ये थी गाइस महामंदी। सो गाइस विश्व में आई महामंदी, भयंकर महामंदी ने गाइस भारत को भी नहीं छोड़ा, उसने भी गाइस अपनी चपेट में ले लिया। सो गाइस अब पढ़ेंगे हम भारत में महामंदी, युद्धकालीन घटना का गाइस लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, महाभारत की महामंदी। ये दोनों हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सो गाइस भारत भी प्रभावित हुआ इस महामंदी से। भारतीय आयात और निर्यात भारी गिरावट आई और कीमतें गाइस नीचे आ गई। मतलब कि गाइस इसमें भी अब आयात करने वाला कोई नहीं था और ना ही गाइस लेने वाला था। क्यों? क्योंकि गाइस जब हमारी चीज़ें नहीं बेचेंगी और हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम आयात कैसे करेंगे, दूसरों की चीज़ कैसे लेंगे। और गाइस जब हमारी चीज़ें हम लेंगे नहीं दूसरों की, तो हमारे पास गाइस जब हम किसी की चीज़ें नहीं लेंगे, आवागमन नहीं होगा, तो क्या होगा। जब हम किसी की चीज़ें लेंगे नहीं तो फिर बेचेंगे कैसे, है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब हम चीज़ों को, दूसरों की चीज़ों को लेंगे, उससे गाइस हम नई चीज़ बनाएंगे तभी ना निर्यात करेंगे, है ना। तो कई चीज़ें क्या हो गई थी, चीज़ों की कीमतें नीचे गिर गई थी इसी कारण से। और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी थोड़े से पैसे में, लेकिन वो थोड़े से पैसे कमाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जब हमारा कोई ना ही कोई हमें रोज़गार देने वाला था, फैक्ट्रियों में काम मिल नहीं रहा था क्योंकि उनका निर्यात नहीं हो रहा था, फैक्ट्रियों से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा बन गई थी और वो ही नहीं बिक रही थी, तो हमें पैसा ही नहीं मिल रहा था। तो हम थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन वो थोड़ा सा पैसा भी नहीं था उस समय। देखिए बंगाल और जूट का उत्पादक में गए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जो भारत में गए बंगाल था, बांग्लादेश था ना, पश्चिम बंगाल है जो अभी भी, तो उसमें गए जूट उत्पादन में भारी नुकसान हुआ और गांव से कस्बों के शहर में की ओर पलायन होने लगे लोग कि गए इस गाँव से देखिए गए एक तस्वीर लगाई है हमने, ये थी महामंदी की दुर्दशा। इस प्रकार एक बच्चे और माँ बैठे हुए हैं और किस प्रकार यहाँ पे गए इस महामंदी के दौरान अप्रवासी मजदूर का बेघर भूखा परिवार, मतलब कि गए ये दूसरे देश पर कमाने खाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उनका काम नहीं लग रहा है। इसके बाद देखिए तो गई यहाँ पे हमने देखा कि कस्बों के गांव के लोग शहरों में पलायन करने लगे थे। क्यों करने लगे थे? क्योंकि गई शहर गांव की अपेक्षा गई शहर में कम महामंदी थी, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिए थे, कर लगा दिया था कि गई यहाँ से कहीं से भी आके चीज़ें नहीं आएंगी, और आएंगी तो क्या कर देंगी, और गई जब ये चीज़ें आएंगी और कर देंगी तो गई से सस्ती कैसे होंगी, ये तो गैस महंगी ही फेंकेंगी। तो गैस ना ही ज़्यादा कोई ज़्यादा सामान लेगा और ना ही गैस बेचेगा, है ना। तो गैस इससे क्या होगा, इससे कीमतें यहाँ पे बनी रही शहरों में स्थिति सही चल रही थी। ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेगा तो गैस यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी और बिचती रहेंगी समय समय पर बराबर पे मेंटेन बने रहेगा आयात और निर्यात का, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ बचा हुआ था और ग्रामीण इलाकों में कोई करार वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पे गैस बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया था। अब कोई खरीदने वाला नहीं था और ना ही उनके पास अब चुकाने को पैसे थे, क्योंकि उनकी चीज़ें भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन शहरों में स्थिति कुछ सही थी। सो गैस युद्धकालीन हमने वैश्वीकरण देखा कि युद्ध के समय किस प्रकार था हमारा विश्व, ठीक है ना। अब देखते हैं गैस विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल, मतलब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः किस प्रकार निर्माण हुआ और युद्ध का गैस उत्तर काल लास्ट काल था, ठीक है ना। तो गैस हमने देखा था एक युद्ध हमने देखा, पहला युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक हुआ था,
ठीक है ना। और गैस इसके गैस उसने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, बहुत ज़्यादा गैस अपने समय का बहुत बड़ा तबाही मचाने वाला युद्ध था गैस। और इससे भी बड़ा 20 साल बाद ही क्या हुआ, एक और युद्ध शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो गैस वो तो मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था, लेकिन द्वितीय विश्व ने जो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसने गैस और तबाही मचाना शुरू कर दिया। इसके 20 साल ही 1919 में वो ख़त्म हुआ था गैस, और 1939 में ये क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। इसने भी गैस इसने तो उससे भी ज़्यादा तबाही मचाई, इसमें बहुत बमबारी की गई। उसमें तो हमने देखा था सेनाओं का युद्ध हो रहा था आसपास में सभी देशों की, लेकिन यहाँ पे गैस इस वाले युद्ध में आप देख सकते हैं कि रूस पर हमला कर रही है जर्मनी की सैनिक टुकड़ी। तो रूस पर कैसे हमला, यहाँ पे गैस जो इंसान युद्ध में भाग भी नहीं लिया है उस देश के यदि सैनिक गए हैं तो वहाँ पे क्या कर देते थे लोग, बमबारी कर देते थे। उस साधारण जनता पर भी क्या बम फेंक दिया जाता था। वहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कोई घर बने हैं रूस में, और यहाँ पे ये जर्मनी टुकड़ी क्या कर रही है, बमबारी कर रही है, हमला कर रही है। तो यही लिखा है गाइस यहाँ पे कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के केवल 2 दशक बाद, मतलब 2 दशक मतलब देखिए दो बार 10 लिखते हैं अपन तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है ना। तो 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और एक बार फिर से यह विनाश का कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए यह अमेरिका और सोवियत, इसमें क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभरा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये गैस 2 महाशक्ति सामने आई इस युद्ध के खत्म होते ही। देखिए युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। तो गैस अब इसके बाद क्या आता है अभी, तो गैस जो युद्ध से स्थितियां खराब हुई थी उसके लास्ट में किस प्रकार इस प्रकार गैस एक ब्रेटन वुड्स संस्थान बना उस स्थिति को सुधारने के लिए। तो गैस आप ये देख सकते हैं आगे, आप इसको देख लीजिए, ये है ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल, आप देख सकते हैं ये भव्य महल। इसके बाद देखिए तो ये जो ब्रेटन वुड्स का ये संस्थान बना, देखिए यह आर्थिक स्थिरता और पूर्ण स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र का मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन की रूपरेखा पर सहमति बनी। यहाँ पे गई बहुत सारे राष्ट्र आए, वहाँ पे उन्होंने क्या सहमति दी कि किस प्रकार से लोगों को आर्थिक स्थिरता सुधारी जाए, पूर्ण स्वरोजगार निश्चित किया जाए, सबको रोजगार मिले। क्योंकि गैस जो लोग वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए हुए सैनिक जहाँ सभी देशों से गए हुए थे, इसके बाद देखिए वो कौन गए थे, जो लोग काम कर रहे थे गैस वहाँ पे फैक्ट्रियों में श्रमिक के रूप में, रोजगार के रूप में उन्हें प्राप्त था। गैस वहाँ पे चले जाने, युद्ध में जाने के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है तो लौटे हुए इंसानों के यही प्रॉब्लम थी कि उनको अब रोजगार कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि उनके स्थान पर बहुत सारी महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग भर गए थे, अब इनके लिए जगह नहीं थी, बेरोजगारी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तो गैस वैसे भी पूरे देश का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा धक्का कहते हैं कि ब्रिटेन को लगा था इस युद्ध से। इसके बाद देखिए इसीलिए गैस आर्थिक स्थिरता को सुधारने के लिए, लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में एक ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन की रूपरेखा की सहमति बनी कि इस पर, और इसी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना की। ये स्थापना कब होती है, 1945-44 में होती है, ठीक है ना। विश्व बैंक की स्थापना अमेरिका में किसकी सहमति से बनी गई, यह ब्रेटन वुड्स संस्थान की सहमति से, ठीक है ना। अब गई से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अपने सदस्यों के बीच व्यापार, फायदे और नुकसान की देखरेख कौन करता था, IMF आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की स्थापित किया गया था। युद्ध के बाद जो क्षति हुई है उसके बाद पुनः युद्ध के बाद
पुनर्निर्माण के लिए गाइस यह विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। IMF की 1947 में वित्तीय IMF जो संस्थान, जो IMF क्या है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक ने दोनों ने 1947 में अपना काम करना शुरू कर दिया। लोगों को लोन देना, रोजगार के काम के लिए गाइस कुछ काम करवाना, ये सब काम होते थे इसके। देखिए, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। तो गाइस जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की स्थापना की गई, इसमें गाइस एक निश्चित विनिमय दर थी, आदान प्रदान की एक निश्चित दर थी। जैसे हम देखते हैं, हाँ, वहाँ के गाइस हमारे यहाँ का, हाँ, $1 वहाँ का, यहाँ का 100 रुपये, 70 रुपये के समथिंग पर होता है, ठीक है ना, इतना होता है। तो ये इनकी एक निश्चित इनकी दर थी। सोचिए वहाँ की कितनी महंगी मुद्रा है, वो उनका मूल्य देखिए। हमारे यहाँ तो इतने एक रुपये के 100 रुपये लग जाते हैं, लेकिन वहाँ का 70 रुपये, कितना, एक $1 होता है। तो डॉलर की कीमत ज़्यादा हुई ना। देखिए, राष्ट्रीय मुद्राओं को एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर में आंका जाता था। वही राष्ट्रीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में एक निश्चित दर पर आंका जाता था, निश्चित कीमत पर। इन संस्थानों में बड़े पैमाने पर निर्णय लेने का अधिकार पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों के पास था। ज़्यादातर गई बड़े पैमाने पर कौन निर्णय ले सकता था, पश्चिमी औद्योगिक शक्तियाँ ही ले रही थीं, जो यूरोपीय शक्तियाँ। देखिए, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। देखिए, संयुक्त राष्ट्र और NAM द्वारा समर्थित एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे। तो गई इस संयुक्त राष्ट्र, देखिए, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। NAM द्वारा क्या किया गया, एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर जो गई उपनिवेश दूसरों से परतंत्र थे, दूसरे देशों से, जैसे हमारा भारत ही मान लीजिए, ये किससे स्वतंत्र हुआ है, ब्रिटेन से हुआ है ना, 1947 तक हो गया है। तो ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 के टाइम पर, किसकी समर्थन से, संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से। देखिए, विकासशील देशों द्वारा एक नए अंतर्राष्ट्रीय विकास आर्थिक प्रणाली की मांग की गई। अब गए से लोग स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी। आप ही सोचिए, हमारे देश की ही स्थिति मान लीजिए, अभी तक सुधर के आई है ना। तो गए से विकासशील देशों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की गई, जिसमें 77A या 77G77 के रूप में संगठित हो गए, जो कि इन देशों को उनके राष्ट्रीय संसाधन, कच्चे माल, उनको बाजार में निर्मित वस्तुओं का उचित बाजार प्रदान करता था। क्या करता था, NEO एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है जो कि 77G और 77 के तहत क्या करता है, इन देशों के लिए, अपने देशों के लिए संसाधन देता है, कच्चे माल, और उनको बेचने के लिए बाजार निर्मित करता है, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की 1950 और 1960 के दशक में की गई। इसका संचालन कई देशों में होता है। हम देखते हैं जो बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, एक दूसरे देश में कंपनियां खोल देते हैं, है ना। जैसे 1950 हमारे यहाँ पे ये 1950 से 1960 में गई बहुत सारी कंपनी, जैसे बोकारो व्हील, टाटा स्टील कंपनी खोली गई थी, है ना। तो इस प्रकार की कंपनियां खोली गई। अब जो स्वतंत्र गई, सो गाइस, इस भाग में हमने क्या देखा, देखिए, इस भाग में विश्व अर्थव्यवस्था में युद्ध देखा गाइस, ठीक है ना। किस प्रकार युद्ध हुआ, मतलब कि इसमें हम देख रहे थे, इसमें मित्र राष्ट्र नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सभी देश लड़ रहे थे। और कैसा कर रहे थे, यहाँ पे गाइस कोई पाबंदी नहीं थी, किसी भी देश में गाइस बमबारी कर देते थे, उसकी जनता भी उसके परिणाम भुगतने पड़े। जैसे कि गाइस जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बमबारी की गई थी। इसके बाद क्या देखा गाइस, हमने ब्रेटन वुड्स देखा। जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो पुनः निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स
नामक संस्थान के द्वारा ही की गई। इसके बाद देखा हमने औपनिवेशीकरण और स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बारे में देखा। सभी देश लगभग समान रूप से स्वतंत्र हो चुके थे और फिर क्या हुआ, उनके गए विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरी मांग थी कि उनका विकास किया जाए, क्योंकि वो उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ चुकी थी परतंत्रता के कारण। तो गाइस इसमें 1950 से 1960 तक बहुत सारी राष्ट्रीय कंपनियों ने क्या कर दिया, कंपनियां खोली गई है ना। और इसके बाद हाँ, तो गाइस ये सब चीज़ें हमने देखी। आई होप गाइस ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। हमने चारों पॉइंट देख लिए हैं। हमने बोला था गाइस आपसे कि हम 4 पॉइंटों में बात करेंगे और हमने 4 ही पॉइंटों में बात की है। आई होप गाइस आपको ये लेसन समझ में आ गया हो, कंप्लीट रूप से क्लियर हो गया हो। जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। और आप सोए नहीं हैं तो हमें हिंट दे दीजिए, आप एक लाइक कर दीजिए, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है ना। और हमारी मेहनत भी सक्सेस हो जाएगी, मतलब हमें सपोर्ट मिलेगा। मेहनत सक्सेस एक लाइक में कहाँ हो जाती है, बट ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।